दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त उपचुनाव में मिली कामयाबी की वजह से बीजेपी बहुत खुश है। भले ही चंद जगहों पर उसे कामयाबी ना मिली हो, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी कामयाबी में शुमार नहीं होगी। लेकिन जो कामयाबी इस वक्त उत्तर प्रदेश की 2 सीटों से बीजेपी को मिली है लोकसभा के उपचुनाव में, वो ज्यादा मायने रखता है। खास तौर पे वो 2024 का आईना दिखा रहा है बीजेपी के लिए। और ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब तक हमारे देश में विपक्ष है तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, क्योंकि ऐसे विपक्ष का होना और ऐसे विपक्ष का ना होना दोनों बराबर है। और जहां तक इन 4-5 सालों के दौरान या 2014 के बाद से जो भी चुनाव होते आए हैं, छोटे बड़े चुनाव, उन चुनावों को अगर आप गौर करें तो आप यही पाएंगे कि विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष से लड़ा नहीं है। वो हमेशा जो है विपक्ष आपस में ही लड़ा है। यानी विपक्ष की लड़ाई अगर किसी से रही है तो अपोजिशन से ही रही है, अपोजिशन की लड़ाई अपोजिशन से रही है। हर जगह आपको चुनाव में वही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस चुनाव के साथ ये वाला जो मिथ था एक कि बीजेपी उपचुनाव में हार जाती है, मेन चुनाव में जीतती है लेकिन उपचुनाव में हार जाती है, यह भी एक मिथ्या साबित हो गया और एक भ्रम साबित हो गया और इसे बीजेपी ने कोरा झूठ साबित कर छोड़ दिया। आजमगढ़ और रामपुर में जो हार मिली है समाजवादी पार्टी को, वो ज्यादा अहम है और वो दूर का दर्शन करा रही है। वो भविष्य बता रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब क्या भविष्य होगा, खासतौर से उन इलाकों का जो इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वो इलाका जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जिनकी आबादी मुसलमानों से है, जिनका वोट ऑफ परसेंटेज एक मायने रखता है। लेकिन अब उस वोट ऑफ परसेंटेज का मायने कूड़े बराबर भी नहीं रह गया है। क्यों? उसका हालात अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप गौर कर लीजिए आजमगढ़ इलाके का। आजमगढ़ इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आजम खां यहां के सुपर हीरो माने जाते हैं। आजम खां का जीत यहां हर हाल में पक्का होना होता है। आजम का जिसके सर पे हाथ रख देंगे उसकी जीत मानी जाती है। लेकिन आप क्या पाएंगे उसमें? इन दोनों जगहों पे अखिलेश यादव क्यों नहीं थे? चाहे आजमगढ़ का मामला हो, चाहे आजम खां के इलाका रामपुर का मामला हो, दोनों जगहों पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं थे। आखिर क्या वजह है? क्या हद से ज्यादा उनका घमंडी हो जाना, घमंड भरा होना? जैसा कि आपने जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें देखिए आपने, बस उनको लग रहा था कि बस वो शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन फिर घमंड टूट जाता है। बाद में भले आरोप प्रत्यारोप लगे कि पोस्टल बैलेट खराब थे या वोटिंग मशीन खराब थी, वीवीपैट खराब थी, ईवीएम खराब थी, वो तमाम आप खराबी गिनाते रहिए, लेकिन जीत उसी की मानी जाती है जिसके नंबर ज्यादा होते हैं। भले ही एक ही 2 सीट से हार जीत क्यों ना हो, लेकिन जीत तो जीत है। और वही हाल हुआ इस वक्त आजमगढ़ में और रामपुर में भी। अगर आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार थे, ये हारे हैं। लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज अगर देखेंगे तो हार और जीत का बहुत ज्यादा नहीं रहा है, चंद प्रतिशत की रही है जीत। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हार और जीत नंबर पे तय होता है। अब चाहे नंबर चाहे कितना हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो जीतेगा उसी को विजेता माना जाएगा। जिसकी ज्यादा सीट होगी वही विजयी होगा, वही विजेता होगा। यहां अगर आप देखें, दिनेश लाल यादव निरहुआ लोकगीत गायक हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार भी माने जाते हैं और गाजीपुर के रहने वाले हैं खासतौर से। तो दिनेश लाल यादव जो हैं, इन्होंने वोट कितना पाया? 3,12,768 और 34% इनको वोट मिला। 34.39% वोट इनको मिला और बहुत ही कम मार्जिन से, समथिंग 8 या 9 हजार के लमसम में ये जीते हैं, ज्यादा वोट पाए हैं। और धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सपा कैंडिडेट ये थे और अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी ये थे, और इन्होंने 3,04,089 वोट पाया, 33.49। सोचिए 1.5% का फर्क है बस, लेकिन जीते हैं वो। और वहीं अगर दूसरी चीज गौर की जाए, मैंने आपसे क्यों कहा कि अपोजिशन से ही लड़ रहा है, उसकी मिसाल मैं आपको बता रहा हूं।
अब देखिए, अपोजिशन का मतलब क्या? सत्ता पक्ष के खिलाफ जो पार्टियां होंगी अपोजिशन मानी जाएंगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कांग्रेस के अलावा भी जितनी पार्टियां हैं, सपा हो, बसपा हो या और भी छोटे मोटे दल जो हैं, ये आपस में क्या नहीं लड़ रहे हैं? आजमगढ़ में ही देख लीजिए, शाह आलम, गुड्डू जमाली, वो भी लड़ रहे हैं। इनमें एकता नहीं है, और एकता ना होने के पीछे ये है कि इनमें आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम साबित करना और बीजेपी की सहयोगी साबित करना इनका रोजाना का मामूल बन चुका है। और जब तक ये रोजाना इनका काम चलता रहेगा तब तक बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को जीतना बहुत आसान है, याद रखिए। बीजेपी अपोजिशन से नहीं लड़ रही है, बीजेपी अपोजिशन को अपोजिशन से लड़ा रही है, और ये बड़े शौक से लड़ रहे हैं, उनके हाथ का मोहरा बन करके। अब शाह आलम, गुड्डू जमाली का और धर्मेंद्र यादव का अगर आप वोट ऑफ परसेंटेज देखें तो उसके आगे निरहुआ कहीं भी नहीं ठहरते। बीजेपी वाले निरहुआ कहीं भी नजर नहीं आते। 33% इन्होंने वोट पाया धर्मेंद्र ने, और 29% वोट पाया है शाह आलम, गुड्डू जमाली ने। तो अगर आप इनको जोड़ लें तो ये 50% से ज्यादा चला जाएगा। लगभग ये 62-63% वोट चला जाएगा अपोजिशन का। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, तो जाहिर सी बात है उसने सपोर्ट दे दिया अपोजिशन को। लेकिन अपोजिशन की दो पार्टियां, समाजवादी और बसपा, आपस में ही लड़ते रहे और हारे भी। और इसमें सबसे बड़ा मदारी अगर कोई बना तो बीजेपी ने इन्हें डमरू बजाकर इनको आपस में लड़ाया, और ये बहुत शौक से लड़े हैं। और इसमें बंदर अगर कोई साबित हुआ तो मुसलमान। समाजवादी पार्टी अपने तरफ लेती है, बसपा उन्हें अपने तरफ लेती है, लेकिन मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं आता, घंटा कुछ नहीं। उसके बाद अगर आजम खां के गढ़ में देखें, रामपुर में, तो वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां देखिए, वहां भी अखिलेश यादव ने इलेक्शन में चुनाव प्रचार से दूरी बनाई रखी। क्यों दूरी बनाई रखी है तो समझ से ही बाहर है कि आखिर मेन मुखिया जिसका वहां होना जरूरी था, आप सोचिए सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर वो खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर होकर के मोर्चा संभाल रहे हैं, अगर मैदान में जा रहा चुनाव प्रचार संभाल रहे हैं, तो उनके आगे अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए था। जिम्मेदारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उससे जिम्मेदारी मान के लिया जाएगा, जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाएगा, तब उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी। उसमें हार और जीत हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन अपने मेहनत करके आप हार जाएं तब तो एक बात होती है, लेकिन बिना लड़े आप हार जाएं तो वो सबसे बड़ा नाकारापन होता है। और अपोजिशन यहां पे नाकारा साबित हुआ है। देखिए, इस बारे में बकायदा TV9 ने खबर भी लगाई थी, एक हफ्ते पहले की खबर है। अखिलेश ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार से क्यों बनाई दूरी, टीम के साथ मैदान में उतरे सीएम योगी। मतलब आदित्यनाथ उतर गए, अखिलेश यादव नहीं उतरे। क्या है भाई, लाट साहब है, उतरना चाहिए था इनको भी। बिना लड़े आप कैसे जीत सकते हैं? अपने कार्यकर्ताओं में कम से कम उत्साह ही भरे होते। 2-4%, 8,000 का मार्जिन कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको यह भी दिखा दूं, आजम खान ने क्या कहा है अपनी हार के ऊपर। इनके अपने कैंडिडेट खड़े थे, आजम खान के करीबी शख्स को खड़ा कराया गया था। तो आजम खान ने अपने हार पे क्या बोला? आजम खान ने कहा कि इसे न चुनाव कह सकते हैं, न चुनावी नतीजे आना कह सकते हैं। 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए। ये भी हैरानी वाली बात है। आजम खान के बयान को अगर आप गौर करें तो आजम खान जो बात ये कह रहे हैं, 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए। 500 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया। जिस तरह से वोट डाले गए, हम अपने प्रत्याशी की जीत नहीं मानते, और इसमें जीत मानना भी नहीं चाहिए। उन्होंने न्यूज एजेंसी NI पर भड़कते हुए कहा, बात करते हुए एकदम भड़क गए आजम खान। उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी चौथी आंख क्या देख नहीं रही है? जब आपको नहीं दिख रहा तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, एक तंज उन्होंने कहा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां 3 वोट, 4 वोट, 1 वोट पड़ेंगे, वहां कैसे कोई कैंडिडेट जीतेगा? और दूसरी बात यह है कि ना जीतने के पीछे एक वजह भी है, प्रशासनिक लापरवाही मान सकते हैं, चाहे उसको आप जो भी नाम दे दें, लेकिन वो घटनाएं घटी हैं। जैसे कि अजीत अंजुम लिखते हैं
पत्रकार अजीत अंजुम है, ये लिखते हैं कि रामपुर में आजम खां के होते हुए एसपी उम्मीदवार का हारना और बीजेपी का जीतना क्या कहता है। तो उस पर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि रामपुर में आजम खां के होते हुए सपा उम्मीदवार का हारना और भाजपा का जीतना क्या कहता है, ये जानने के लिए अजीत अंजुम को अब्दुल्ला आजम खां के ट्विटर हैंडल पर टाइमलाइन पर देखनी चाहिए। वहां मतदान के रोज की वीडियो है। वहां पुलिस ने इतना खौफ बैठाया कि सपा का वोटर मतदान के लिए घर से ही नहीं निकल पाया। अब हम अगर अब्दुल्ला आजम खां के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखते हैं तो वहां बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब्दुल्ला आजम खां के ट्विटर हैंडल पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, ट्वीट्स मिल जाएंगे, जिसमें तमाम शिकायतें थी इलाके को लेकर कि पुलिस जो है उनको जाने नहीं दे रही है, तो कहीं पुलिस वाले पीट रहे हैं वोटर्स को, तो कहीं रोक लगा रहे हैं। ये तमाम घटनाएं आती रही हैं उस दिन की, सोशल मीडिया पे चीजें वायरल रही हैं और समाजवादी पार्टी के लोग उसको शेयर भी करते रहे, अखिलेश यादव उस पर कमेंट भी करते रहे। तो ऐसे में सवाल यह है कि कैसे जीत होगी। जीत कैसे होगी? जीत ऐसे होगी कि जब तक ये अपोजिशन, पूरी की पूरी अपोजिशन आपस में ही लड़ते रहेंगे तब तक हार होती रहेगी। और एक बात जानिए आप, बीजेपी को लड़ने के लिए आपको बीजेपी के जैसा सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा एनडीए आप पाएंगे, उसमें 30-40 से ज्यादा पार्टियों का अलायंस है। लेकिन यूपीए में अगर आप जोड़ना शुरू करें तो आज कोई भी इकट्ठा नहीं है, कोई भी इकट्ठा नहीं है जो नेशनल पार्टी से लड़ने के लिए एक नेशनल पार्टी खड़ी हो सके, उसमें इकट्ठा नहीं है। जो भी घटक दल हैं वो आज एक नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, हर इलाके में आपस में लड़ रहे हैं। और बड़ी सोच, बड़ी ताकत से लड़ने के लिए आपको एक बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो मुसलमान का एक होना जरूरी नहीं है, मुसलमान एक होकर सपा को दे दे, बसपा को दे दे, ये सब फालतू बातें हैं। दलित वोट दे देगा तो ये जीत जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। कोई किसी की बपौती नहीं है और ना ही कोई किसी का बंधुआ मजदूर है। जिसको जो ठीक लगेगा उसको वोट देगा। आजमगढ़ में अगर कोई जीता है, बीजेपी जीती है, रामपुर में बीजेपी जीती है, तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए अपोजिशन जिम्मेदार है। अपोजिशन ने अपना किरदार अच्छा नहीं रखा, ये हमेशा लड़ते रहे। और याद रखिए यही हाल रहा तो 24 भी जीतेगी बीजेपी, और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे कोई और भी मामला हो, चाहे कितना भी इकोनॉमिक क्यों न क्रैशेस हो जाए, लेकिन बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जीतने का तरीका मालूम है। कुछ नहीं जीतेगी, आपके उम्मीदवार कुछ ज्यादा होंगे तो आपके उम्मीदवार खुद ही भागने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम बीजेपी में जाकर ज्वाइन करेंगे। उनका राष्ट्रवाद अपने आप रातों रात जाग जाएगा। तो ये जो कमियां इनको दूर करिए साहब, जीतेंगे अखिलेश जी। ऐसे नहीं जीतेंगे, लड़ते रहेंगे आप ऐसे ही। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अगली खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।